पर हमने इम्प्लाइड ऑफर को समझा। इम्प्लाइड ऑफर होता है जो वर्ड्स के अलावा, मतलब जहाँ रिटन और ओरल वर्ड्स नहीं होते उसके अलावा जो ऑफर किसी और तरीके से ऑफर दिया जाता है, बाय वर्ड्स ना होके, वो कहलाता है इम्प्लाइड ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर हमने समझा था उस दिन। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है कि जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो देते हैं, या स्पेसिफिक ग्रुप को देते हैं, या स्पेसिफिक कम्युनिटी को देते हैं। जैसे हमने उस दिन समझा था कि जोधपुर का कोई आदमी है, वो अपना कोई हवेली या कोई बहुत बड़ा मकान बेचना चाहता है, तो उसका ये मानना है कि मैं इस मकान को बेचूं तो केवल जोधपुर के रेजिडेंट्स को मैं वो मकान बेचूं। तो वो क्या करेगा, वो एक ऑफर देगा और उस ऑफर में स्पेसिफाई करेगा कि मुझे मेरी हवेली बेचनी है, लेकिन इस हवेली को वही व्यक्ति खरीद सकता है जो विद इन जोधपुर का रेजिडेंट हो, जो जोधपुर के अंदर रहता हो, ना कि जोधपुर के बाहर का आदमी। तो यहाँ मैंने इस ऑफर स्पेसिफाई कर दिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल और उस दिन दिया था कि अगर कोई कंपनी का, किसी कंपनी का कोई मैनेजर है, वो अपना कोई कुछ भी मकान या कुछ भी कार या कुछ भी अपना आर्टिकल बेचना चाहता है, तो वहां उसने स्पेसिफाई किया है कि वो जो आर्टिकल है वो कंपनी के लोगों में ही वो उसकी सेल हो। तो वो स्पेसिफाई कर सकता है कि जो भी कंपनी के लोग हैं वही उसको खरीद सकते हैं, ना कि थर्ड पर्सन को खरीद सकता है। तो वो कहलाता है स्पेसिफिक ऑफर। जहां पर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन इसको खरीद सकता है, वो बन जाता है जनरल ऑफर। ठीक है, तो वो एट पब्लिक एट लार्ज होता है। जनरल ऑफर के रिगार्डिंग आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने कल कार्ली वर्सेस कार्बोलिक स्मोकॉल का केस बताया था थर्सडे को, कि वो ये कंपनी ने ऑफर निकाला कि कोई भी इस मेडिसिन को परचेज करेगा और अगर कंज्यूम करता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नाम की कोई बीमारी नहीं होगी। तो अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है उसके बाद, उस मेडिसिन को परचेज करने के बाद, तो कंपनी ने उसके अगेंस्ट में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंक में डिपॉजिट कराया था कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है इस मेडिसिन को खाने के बाद, तो आप उस केस में वो जो अमाउंट है बैंक में रखा हुआ है, आप उसको क्लेम कर सकते हो। केस के फैक्ट्स के बारे में हमने डिटेल में उस दिन पढ़ लिया था कि ऑफर कैसे है, इसमें कंसिडरेशन कैसे है, इसमें एक्सेप्टेंस कैसे है। तो ऑफर तो उस कंपनी ने वो मेडिसिन मार्केट में निकाल के दिया, एक्सेप्टेंस उसको उस लेडी ने उस मेडिसिन को परचेज करके और साथ ही उसको कंज्यूम करके उसने एक्सेप्टेंस दिखा दी। रही कंसिडरेशन की बात, तो कंपनी के लिए कंसिडरेशन है वो अमाउंट, वो मेडिसिन का सेल होकर अमाउंट उनके पास जाना, और जो जिसने कंज्यूम की थी उसके लिए कंसिडरेशन है वो बैंक में रखा हुआ अमाउंट। तो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन आ गया, दोनों के लिए ऑफर एंड दोनों के लिए, एक के लिए ऑफर हो गया, एक के लिए एक्सेप्टेंस हो गया। तो एक तरीके से प्रॉपर एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्रॉस ऑफर के बारे में पढ़ा। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर का मतलब सिंपल यही होता है कि जब एक दो पार्टी एक दूसरे को कोई ऑफर देते हैं और उनको पता नहीं होता है कि सामने से हमें सेम ही ऑफर आने वाला है, तो इस स्टेज के ऊपर ये जो एक तरीके का ऑफर होता है, ये ऑफर की स्टेज पे ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन ऑफर कर रहा है और कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ने ऑफर ही दिया एक दूसरे को, यहाँ पर एक्सेप्टेंस तो हो ही नहीं है। उसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग ऑफर में जब भी एग्जिस्टिंग ऑफर में ऑफरी या प्रॉमिसी कुछ भी अल्टरेशंस करता है, तो वो कहलाता है काउंटर ऑफर। जब भी मैंने आज ऑफर आपको दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपकी बाइक 50,000 में परचेज करना चाहता हूँ या कार 50,000 में परचेज करना चाहता हूँ, और जो प्रॉमिसी है या मैं ऑफर ही बोल दूं, वो ये बोलता है कि जी मैं अपनी कार 50,000 में नहीं बेचूंगा, मैं अपनी कार 1 लाख में बेचूंगा। तो यहाँ पर जब एग्जिस्टिंग ऑफर में जो ऑफर ए ने बी को दिया था, बी ने उस ऑफर के अंदर अल्टरेशन कर दिया, तो वो बन जाता है काउंटर ऑफर। ऑफर के अगेंस्ट में ऑफर बिकम्स काउंटर ऑफर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है कि मैंने एक बार ऑफर दे दिया, अब उस ऑफर की जो एक्सेप्टेंस एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने एक तरीके का ऑफर निकाला मार्केट में कि हमें 10 साल के लिए आयरन परचेज करना है, 10 साल के लिए हमें कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट परचेज करना है। और एक बार जो भी हमारे साथ एंटर होगा और इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो एक बार के लिए 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के लिए हम सेकेंड पर्सन को चूज करेंगे। तो ऐसे केस में 10 साल में 10 बार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं देगी। गवर्नमेंट ने एक बार ऑफर दे दिया और 10 साल में 10 डिफरेंट आदमी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, वो कहलाता है स्टैंडिंग ऑफर।
ये चीज क्लियर आप सब लोगों को बताइए, कोई डाउट तो यस नहीं है इसमें? सर। कोई डाउट नहीं? नो ठीक है, सर। वेरी। नो सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, जिस केस का नाम वही केस है, कारल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक पॉल केस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉस ऑफर में। ये क्रॉस ऑफर भी हमने पढ़ लिया, हमने स्टैंडिंग ऑफर भी पढ़ लिया। आज जो हमें क्लास डील करनी थी, वो हमें डील करनी लीगल रूल्स टू ऑफर। ऑफर के रिगार्डिंग क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं, आज हम उनको समझें। ठीक है, देखिए ये 5 चीजें हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला आता है, ऑफर मस्ट बी गिवन विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी मैं ऑफर किसी को दे रहा हूं, तो मेरी जो इंटेंशन है वो सामने वाले पर्सन को लीगल रिलेशनशिप में बाउंड करने की। आज जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्लास में भी यही देखा होता है कि आज ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरे घर पर चाय पीने के लिए आइए। बी ने बोला ठीक है, मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए आऊंगा। जिस वक्त बी को ए के घर पे चाय पीने के लिए आना था, बी को कोई अर्जेंट काम आ गया और बी वो काम, और बी ए के मकान पे नहीं जा पाया। पहला ट्रांजेक्शन तो ये। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या होता है, ए ने बी को ये बोला कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूँ 5 लाख के अंदर। बी ने बोला ठीक है, मैं अपनी कार आपको कल ला के दूंगा और कल ही आप कार ले लीजिएगा मेरी, और मुझे पैसा ऑन द स्पॉट चाहिए। तो ए ने बोला ठीक है, मैं 5 लाख रुपए रेडी रखूंगा। बी ने बोला मैं कार आपको डिलीवर करने आ जाऊंगा। सब चीजें डिसाइडेड थी, प्लेस डिसाइडेड थी, ऑफर हो चुका था, एक्सेप्टेंस हो चुका था, सब चीजें प्रॉपर थी। बी किसी कारण से ए को वो कार डिलीवर नहीं कर पाता। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों केसेस के अंदर पहला चाय पीने वाला केस था, दूसरा गाड़ी डिलीवर करने वाला केस था। इन दोनों केसेस में से कौन सा केस ऐसा था जिसके अंदर ए ने बी को जब ऑफर दिया तो उसकी इंटेंशन ये थी कि वो उसको लीगल रिलेशनशिप में बाइंड कर सके? बताइए। बी में, कार सेकंड वाला वाले में। केस। यस। ये आपने कैसे बोला कि कार वाला केस? बताइए। बिकॉज फर्स्ट केस में तो इट वाज जस्ट सोशल बिल्कुल मैम, ट्रांजैक्शन था, वो सोशली बिल्कुल था। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, सही बोला आपने। उसके अंदर सोशल वो था, एक तरीके से वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए नहीं था, वो जनरल उसने एक बात करी थी उससे कि जो एक सोशल सर्कल में की जाती है, डोमेस्टिक सर्कल में की जाती है, जो जहां पर वो लीगल रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा था। उसका था कि मैं उसको जनरल एक दोस्ती में जो बातें होती, फ्रेंडशिप के अंदर बातें होती, उस हाँ था। लेकिन जब कार की बात आई, कार वाले केस के अंदर उसकी इंटेंशन क्लियर कट थी कि मुझे आपकी कार परचेज करनी और लीगल रिलेशनशिप के आपके जो भी लीगल रिलेशनशिप के इंटरेस्ट में आपके साथ मुझे एंटर होना। इसलिए जब भी ऑफर दिया जाता है तो उस ऑफर को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में प्रपोजल तभी कंसीडर करते हैं जब वहां पर इंटेंशन जो है प्रॉमिसर की, वो दूसरी पार्टी को लीगल रिलेशनशिप में बाइंड करने की है। अब इसके अंदर एक बहुत फेमस केस था, मैंने केस में यहाँ पे मेंशन किया, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। क्लास के अंदर आपने बाल्फर से बाल्फर के बारे में बहुत पढ़ा होगा। एक्चुअली इस केस के अंदर क्या हुआ था कि हस्बैंड ने वाइफ को ये बोला कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ दूंगा आपका घर खर्च चलाने के लिए। वाइफ ने बोला ठीक है, आप मुझे अमाउंट दीजिएगा। उसके बाद हस्बैंड किसी थर्ड प्लेस पे जाके रहने लग गया और 2-3 महीने तक वो वाइफ को वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं दे पाया, जो कि उसने वाइफ के साथ एग्री किया था कि मैं आपको पे करूंगा। अब होता ये है कि ये जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंग्लिश केस है। तो वाइफ ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि ये टोटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। मेरे हस्बैंड ने मेरे से वादा किया था कि वो मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे और उन्होंने मुझे नहीं दिया। ऐसे केस के अंदर आप इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मेरा सूट फाइल करें और मेरे हस्बैंड को कंपेल किया जाए कि मुझे वो अमाउंट दे। कोर्ट ने इसके अंदर ये बोला कि देखिए, यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, इट इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप बट इट इज अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब फॉरेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी केवल लीगल रिलेशनशिप वाले ऑफर को ही एक्सेप्ट करता है, ना कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप वाले ऑफर को एक्सेप्ट करता है। आज जैसे आपने अपने घर में ये चीज देखी होगी कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप अगर क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे या आप अगर कॉलेज टॉप करेंगे तो हम आपको बाइक दिलवाएंगे, साइकिल दिलवाएंगे, कार दिलवाएंगे। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं, और आप टॉप कर जाते हैं
और अगर आप आपके पेरेंट्स आपको नहीं वो चीज दिलवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में केस फाइल कर दें, क्योंकि आपके फादर ने जब आपको ऑफर दिया था, उनका किसी भी तरीके से इंटेंशन नहीं थी कि आपको लीगल रिलेशनशिप में बाइंड कर सके। उनकी इंटेंशन थी कि जस्ट आपको मोटिवेट कर सकें कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में यही बात कही गई कि जब तक आपका लीगल रिलेशनशिप नहीं है पार्टीज के बीच में, और जब ऑफर दिया गया तो उसमें इंटेंशन नहीं है सामने वाली पार्टी को लीगल रिलेशनशिप में बाइंड करने के लिए, तो वो ऑफर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर है? बताइए। यस सर। हाँ मैम, कोई डाउट? ऑल गुड, ठीक है। ठीक है मैम। विशाखा, शिवम? नो सर। ठीक है, कोई डाउट? वेरी गुड। अब इसके बाद हम सेकंड चीज को पढ़ते हैं जो कि है ऑफर मस्ट बी डेफिनेट। देखिए, ऑफर मस्ट बी डेफिनेट का मतलब क्या है कि जब भी ऑफर दिया जा रहा है तो वो क्लियर कट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो साफ तौर पे मेंशन होनी चाहिए, कहीं भी उसमें एम्बिग्विटी ना हो। एम्बिग्विटी का मतलब वो इनकम्प्लीट ना हो, कहीं भी उससे दो मतलब ना निकल रहे हो। जैसे ए ने बी को क्या किया, देखिए मैं आपको अगर यहां से बताऊं कि ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं, आप अमाउंट बताइए कि आप कितने अमाउंट में परचेज करने को रेडी है। बी ने बोला कि ए मैं आपकी कार 2 लाख के अंदर परचेज करने को रेडी हूँ। ए ने बोला ठीक है, मैं मेरी 2 लाख में अपनी कार को सेल करने को रेडी हूँ, आप बताइए आप कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये परचेज करते हैं। अब क्या होता है कि देखा जाए तो ए के पास 3 कार थी, और जो ए ने जिस इंटेंशन से बी को कार परचेज करने के बोला था, वो उसने फॉर एग्जांपल X1 कार को परचेज करने के लिए बोला था, जो X1 कार थी। ठीक है, लेकिन बी ने ये सोचा कि ए मुझे X2 कार बेच रहा है, या हम कार के नाम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। जैसे गाड़ी थी BMW, X2 कार थी फॉर एग्जांपल आपकी ऑडी। ठीक है, X3 कार का हमें कोई मतलब नहीं। अब क्या हुआ कि ए ने कोई इंटेंशन जो कार को सेल करने की थी वो थी BMW, वो थी BMW, जबकि बी जो सोच रहा था वो सोच रहा था कि ए मुझे ऑडी बेच रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पर टर्म्स क्लियर नहीं थी, और जहां पर टर्म्स क्लियर नहीं थी वहां पे ए की इंटेंशन तो कुछ और थी और बी की इंटेंशन कुछ और। ए की इंटेंशन तो थी BMW कार को बेचने की, और बी की इंटेंशन थी ऑडी कार परचेज करने की। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों का जो माइंड है वो एक टाइम पर एक चीज के रिगार्डिंग नहीं सोच रहा था। ऐसे केस में ऑफर जो होता है उसको प्रॉपर ऑफर नहीं बोला जाता। अब इसके साथ में एक बार आपको एक सेक्शन, एक बार हम बेयर एक्ट की तरफ भी चलते हैं। बेयर एक्ट के अंदर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि ऑफर मस्ट बी डेफिनेट पढ़ा ना हमने। अब ये चीज कहां से आई मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, अगर हम सेक्शन, अब देखिए जो हमारा, हाँ, जो ये ऑफर है यहाँ पर क्लियर कट क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस के केस के अंदर हमेशा ये चीज आती है कि आपका जो भी आप ऑफर दे रहे हो वो क्लियर कट प्रिसाइज होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी दो बातें ना निकल के आ रही हो। अगर मैंने आज, अगर इस केस के अंदर मैंने ये बात बोली कि जी मैं अपनी BMW कार बेचना चाहता हूँ जो कि रेड कलर की है, जिसका मॉडल नंबर ये है, जिसका इंजन नंबर ये है, जो इस ईयर की परचेज है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको मेरे ऑफर में बहुत क्लियर कट सारी की सारी बातें बता दी। और जब मैंने आपको मेरे ऑफर में क्लियर कट सारी बात बता दी तो आपको उस ऑफर को परचेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। कल को मैंने तो BMW के साथ से आपके साथ ऑफर किया और आप सोच रहे थे कि ऑडी कार के रिगार्डिंग ऑफर हो रहा है, तो ऐसे केस में उसको प्रॉपर ऑफर नहीं माना जाता है। यहाँ पर वर्ड जो डेफिनेट लिखा गया है, डेफिनेट का मतलब ये है कि क्लियर कट बात हो, सारी चीजें उसमें बहुत क्लियरली मेंशन हो, कहीं भी उसके अंदर ब्लैंक्स ना हो। और ये भी एक इंग्लिश केस में कही गई थी बात कि ऑफर हमेशा डेफिनेट होना चाहिए। ये कहा गया था टेलर वर्सेस पॉटिगन के केस में। हमें फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इसका प्रिंसिपल समझना है कि टेलर वर्सेस पॉटिगन के केस में ये बात कही गई थी कि ऑफर हमेशा आपका डेफिनेट होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी ना हो, क्लियर कट सारी की सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है आपको? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है?
नो सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए तीसरा जो कॉलम है वो क्या है, देयर इज क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ये अपने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हैरिस वर्सेस निकरसन के केस में कहा गया था। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑफर का जो सेकंड स्टेप होता है वो हमेशा एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर का जो सब्सिक्वेंट स्टेप होता है वो हमेशा ऑफर होता है। क्योंकि अगर आपने ऑफर मुझे दिया और वो मैंने ऑफर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हम दोनों उस ऑफर से बाइंड हो गए। अब हम दोनों उसमें डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि जो आपने ऑफर दिया था मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब हम दोनों बाउंड है उससे। अब सवाल आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है। प्रॉमिस तो वो बन चुका है, अब अगर वो लीगली एनफोर्सेबल बन जाएगा कंसिडरेशन के साथ मिलकर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको केवल प्रॉमिस के स्टेज पे देखें तो हम दोनों एक प्रॉमिस के अंदर बाइंड हो गए कि अब हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जहां इनविटेशन टू ऑफर होगा, इनविटेशन टू ऑफर में हमेशा आपके पास जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा वो ऑफर देता है, जबकि जनरली जो कंज्यूमर होता है वो एक्सेप्ट करता है। जैसे आपके किसी भी आप शॉप पे जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे ये चीज परचेज करनी है, तो जो मैनेजर होगा वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता है। लेकिन वहीं अगर मैनेजर आपको ऑफर दे रहा है कि मैं ये चीज अपनी 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ, कि आप खरीदोगे, तो कंज्यूमर क्या उसको एक्सेप्ट करता है और वो एक प्रॉमिस में एंटर हो जाता है। तो इनविटेशन टू ऑफर में हमेशा ऑफर में चेंजेस किए जा सकते हैं, ध्यान रखना। इनविटेशन टू ऑफर में हमेशा ऑफर में चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑफर दे दिया तो उसमें केवल एक्सेप्टेंस के केस में चेंजेस किए जा सकते हैं। यहां पर हम एक स्टेज पहले भी चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आया? मैं वापस से समझाऊं, बताइए। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये। देखिए क्या होता है आयुषी, इनविटेशन टू ऑफर जो होता है, जहां नाम में आपको समझ में आ रहा है कि ये आपको ऑफर के लिए इनवाइट कर रहा है, ये आपको ऑफर नहीं दे रहा है, आपको ये ऑफर के लिए इनवाइट कर रहा है। वहीं अगर यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर ना हो के सीधा ऑफर होता और आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो आप दोनों बाइंड हो गए, आप दोनों उससे बाइंड हो गए। आज अगर जैसे आप स्वीट शॉप पे जाते हो और वहां पे 200 रुपए, या आप जैसे मॉल में जाते हो और वहां पे लिखा हुआ है प्राइस टैग कि जी ये तो 2000 रुपए की ड्रेस है, और आप शॉपकीपर को जाके बोलते हो कि जी मैं 2000 में खरीदने को रेडी हूँ, तो क्या ऑफर ही आपको वो मैनेजर या जो प्रॉमिसी या ऑफर होगा वो कहेगा नहीं जी 2000 की नहीं है तो 20,000 की है। तो उसने एग्जिस्टिंग ऑफर में चेंजेस कर दिए, उसने इनविटेशन टू ऑफर में चेंजेस कर दिए। वहीं अगर ये ऑफर होता और मैंने उस ऑफर को परचेज करके बोलता, मैंने कहा लीजिए 2000 रुपए, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, तो अब मैनेजर उसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑफर दिया था। लेकिन अगर उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया था तो वो चेंज कर सकता है, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर में मैं उसको ऑफर दूंगा, लेकिन अगर वो मुझे ऑफर देगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। यहां पर मैनेजर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और मैं उसके पास उस ड्रेस को लेकर जाऊंगा और कहूंगा ये कि आपने जो मुझे इनविटेशन टू ऑफर दिया था कि ये ड्रेस 2000 रुपए की है, उसको मैं एक तरीके से एक्सेप्ट करके अब मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। वहीं अगर मैनेजर मुझे खुद आगे से चल के ये बोलता कि सर ये 2000 की ड्रेस आप परचेज करेंगे क्या, और मैं बोलता हूँ हाँ मैं इसको परचेज करता हूँ, तो जैसे मैंने उसको परचेज कर लिया अब वो उस अमाउंट से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में वो उस अमाउंट से डिनाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर बाइंडनेस का। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर जिसने वो ऑफर दिया वो बाइंड नहीं होता है जब तक जो सामने वाला व्यक्ति उसको उस इनविटेशन टू ऑफर के रिगार्डिंग ऑफर देता है। लेकिन अगर सिंपल उसने ऑफर दिया है और मैनेजर ने ऑफर दिया और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब दोनों पार्टी एक दूसरे के ऑफर से बाइंड हो गई है। बाइंडनेस का कंसेप्ट जो इनिशियल स्टेज में आता है ऑफर में, इनविटेशन टू ऑफर में वो लेटर ऑन आता है। बाइंडनेस टू ऑफर के बाद जो इनविटेशन टू ऑफर में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है ऑफर, लेकिन ऑफर के अंदर जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस और वो बन जाता है प्रॉमिस। अब क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट नहीं है? अब आपके नो मैक्सिमम सर। डाउट इसी चीज के ऊपर आ रहे हैं। नहीं क्लियर हुआ एक बार मैं और फिर बता दूंगा, आप मुझे बता दीजिए। सर क्लियर है। क्लियर है? शिवम, विशाखा मैम, आपको भी क्लियर है? Yes, sir. मैम क्लियर है आप? या आई थिंक थोड़ा सा एक बारी रेपिटेशन मांगेगा ये, बट हम वो लेटर ऑन विल डू इट। ठीक है मैम। I'll read the topic and then probably I'll get हाँ back. हाँ 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 मैम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। शिवम क्लियर है यस आपको? यस सर, यस सर। ठीक है।
इसके बाद हमारी जो फोर्थ एसेंशियल है ऑफर का, वो है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखिए यहाँ पर एक कम्युनिकेटेड वर्ड है, तो ये मैंने आपको कहाँ रिलेट किया था, ये मैंने आपको रिलेट किया था 2A की डेफिनेशन में। और ये किस वर्ड से रिलेट किया था मैंने, ये रिलेट मैंने आपको किया था वर्ड, सिग्निफाई। वेरी गुड मैम, वेरी गुड मैम, ये मैंने रिलेट किया था, ये मैंने वर्ड रिलेट किया था आपके सिग्निफाई से। जो हम 2A के अंदर आपको लिखा है ना, when one person signifies his willingness to do or abstain from doing an act with a view to obtain the assent of another person is called offer। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिकेटेड वर्ड है, एक्चुअली मैं आपको क्या बताया, हमने इंग्लिश लॉ से कंसेप्ट उठाया, तो आप सारे के सारे जो केसेस देखेंगे वो इंग्लिश लॉ के हैं। इंडियन लॉ के बहुत लिमिटेड केसेस आपको मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो हमने उठाया वो हमने इंग्लिश लॉ से उठाया। तो जब तक ऑफर आपका कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वो एक ऑफर नहीं कहलाएगा। और अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ और सामने वाले पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको ऑफर की जो इनिशियल स्टेज थी वो ही कम्युनिकेट नहीं हुई है। तो उसने जो एक्सेप्टेंस दी है उसने प्रॉपर ऑफर को सुन के नहीं दी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट किसने बताया था, भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल के केस में, कि जहां पर अब एक्चुअली पहले होता था कि पोस्ट कार्ड्स के थ्रू ये सारे ऑफर हुआ करते थे, तो पोस्ट कार्ड में तो क्लियर कट सारी बातें लिखी जाती थी, तो वहां पे ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां हम फोन की बात कर रहे हैं, या हम जैसे फोन की बात हम कर रहे हैं, अब हम सामने वाले पर्सन को ऑफर दे रहे थे, लेकिन अचानक से क्या होता है कि फोन कट जाता है या फोन में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है और उसको वो ऑफर नहीं पहुंचता है, तो ऐसे केस में हम उसको प्रॉपर ऑफर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने अपना ऑफर सामने वाले को सिग्निफाई नहीं किया, मतलब उसको हमने कम्युनिकेट नहीं किया है। और ये किस केस में बात कही गई थी, ये बात कही गई थी आपकी फिच वर्सेस स्नेडकर के केस में, इंग्लिश केस है। केस जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बता दिया, ये केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आता है हमारा पांचवा पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो हम चल रहे थे बम्पर हॉलपेन का केस में आपको बता रहा था। एक बार आप ये हार्वी वर्सेस फेसी के आगे ना केस लिख लीजिएगा, बड़ा फेमस केस है, बम्पर हॉलपेन केस। एक्चुअली देखिए इस केस में क्या हुआ था, ये केस इतना क्यों फेमस है, रीजन ये था कि यहाँ पर एक एक्स ए ने बी को ये बोला कि आप अपने पेन का लोवेस्ट प्राइस कोट करिए, आप अपने पेन का लोवेस्ट प्राइस कोट करिए, मैं उसको परचेज करना चाहता हूँ। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए ने बी को ये बोला कि आप लोवेस्ट प्राइस कोट करिए, लोवेस्ट प्राइस बताइए, मैं उसको बाय करना चाहता हूं। तो बी ने वो प्राइस बता दिया एक्स अमाउंट, कि जी एक्स अमाउंट रहेगा मेरे एक, ये बॉल पेन का केस था कि बॉल पेन परचेज करने थे, तो मेरे बॉल पेन का जो वैल्यू रहेगा वो एक्स वैल्यू रहेगी। अब ऐसे केस में बी को ये लगा कि जैसे मैंने उसको प्राइस बताई तो इसने मुझे ऑफर दिया था पेन परचेज करने का, और वो मैंने उसको प्राइस बता के वो ऑफर कंप्लीट हो गया, और अब हम दोनों एक तरीके से प्रॉमिस में एंटर हो गए। समझ में आई आपको ये बात, बताइए मुझे। हेलो। Yes, sir. हाँ, ए ने बी को बोला कि मुझे आपके पेन जो हैं उनका लोवेस्ट प्राइस आप मुझे कोट करिए, मैं उनको परचेज करना चाहता हूँ। बी ने ये बोला कि मेरे पेन का लोवेस्ट प्राइस जो है वो एक्स अमाउंट है। तो बी को ये लगा कि जैसे ही मैंने इसको प्राइस बताया तो मैंने ए का जो ऑफर था पेन परचेज करने का उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैंने प्राइस बता दी। अब माना ये गया
बी ने ये सोचा कि मेरा ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो चुका है और हम एक प्रॉमिस में एंटर हो चुके हैं, लेकिन ए ने वो पेन कभी परचेज ही नहीं। अब केस गया कोर्ट में। कोर्ट में ये बात आई, कोर्ट में ये बोला गया कि देखिए, आपने जो ए ने आपको एक तरीके से क्वेश्चन पूछा था, वहां पर उसने जस्ट एक इंक्वायरी करने के लिए पूछा था कि मुझे आप अपने प्रोडक्ट की मिनिमम कॉस्ट बताइए, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बताइए। उसने कहीं पे, और वो बाय करना चाहता है, वो बाय कर रहा है, ये नहीं था। उसने अपनी इंटेंशन बताई कि आप बताइए कि आपके प्रोडक्ट की लोएस्ट कॉस्ट क्या है, मैं उसको परचेज करना चाहता हूं। अब या तो जब एक्स ने, बी ने उसको एक्स अमाउंट बताया, ए अगर उस एक्स अमाउंट को एक्सेप्ट कर है तो से प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता, लेकिन यहां पर बी ने केवल उसको वैल्यू बताई है। इसलिए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, कोर्ट ने ये बोला कि केवल देखिए कि केवल स्टेटमेंट ऑफ प्राइस जो जानना है वो एक तरीके का ऑफर नहीं है। केवल स्टेटमेंट ऑफ प्राइस अगर जानना है तो वो एक तरीके का ऑफर बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑफर से पहले की स्टेज है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, कि मैं मेरे प्रोडक्ट की ये कॉस्ट रखना चाहता हूं, क्या आप इस प्रोडक्ट को इस कॉस्ट में खरीदना चाहते हैं। अगर वो बोलता है कि मैं खरीदना चाहता हूं तो वो एक्सेप्टेंस देता। लेकिन यहां पर उसने केवल और केवल क्या किया, उसने केवल आपको प्राइस बताया है। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बताना और उस प्रोडक्ट की प्राइस की इंक्वायरी करना इज नॉट एन ऑफर। समझ में आया आपको बम्पर हॉल पेन केस? बताइए मुझे, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस Yes, यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या आता है, अब हम थोड़ा सा, हमने जब ऑफर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम ऑफर के बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेज पढ़ी थी कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है और जब एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रॉमिस बन जाता है और उस प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन जब जुड़ जाती है, तो हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 2E के अंदर हमने पढ़ा था एग्रीमेंट। तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और जब इस एग्रीमेंट, जब कोई भी एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन भी मिल जाता है, अब देखिए ये जो चीज है ना, ये एक तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एग्रीमेंट भी आ गया और वो एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन भी आ गया, तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको डेफिनेशन पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बता के एक आइडिया दे दिया था। अब मैं आपको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताता जा रहा हूं कि जहां पर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के साथ जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है, दोनों जब मिल जाएंगे, हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 2H के अंदर, आपको 2H के अंदर डेफिनेशन थी ना, हमने क्या पढ़ा था, व्हेन एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए क्या यहाँ पे बात लिखी गई है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि देखिए ये है एग्रीमेंट, ये है लीगल एनफोर्सेबिलिटी और ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो मिला हुआ ही है। जब पहले वो एग्रीमेंट बना तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना। तो ये लाइन गलत नहीं होगा कहना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो एग्रीमेंट, ये जो पार्ट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये मेरी यस सर। जी थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है काफी। चलिए अब दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैंने आपको क्या बताया कि जो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होंगे वो ही कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। तो इसलिए इस बात को कहना कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट में से ही कॉन्ट्रैक्ट निकला है। लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा। तो जो एग्रीमेंट्स, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो कि लीगली एनफोर्सेबल ना हो, क्योंकि एग्रीमेंट बनाने के लिए कहीं भी लीगल एनफोर्सेबिलिटी की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट के अंदर केवल हमें ऑफर चाहिए, प्रपोजल चाहिए, ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, दोनों मिले तो एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट में जहां कंसिडरेशन ऐड हो गई, फटाफट बताए कंसिडरेशन कौन से सेक्शन में है डेफिनेशन के? 2D. वेरी गुड विशाखा, सेक्शन 2D के अंदर हमने कंसिडरेशन को पढ़ा हुआ है। तो जो जब प्रॉमिस के साथ हमने कंसिडरेशन को जोड़ दिया
तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की स्टेट तक हमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी की जरूरत नहीं है, बस दो चीजें चाहिए, प्रॉमिस और कंसिडरेशन। लेकिन जब हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी की चाहिए। तो जो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है वो नहीं होते। तो एग्रीमेंट हो सकते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? बताइए, कोई डाउट सर क्लियर? एक बार Yes, sir. दोबारा रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज बीच में क्लियर नहीं आ रही थी। अभी आयुषी रिपीट कर देता हूँ, अभी जी रिपीट सर। कर देता हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा था, मैं फिर से सारी बातें रिपीट करता हूँ। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले एग्रीमेंट, हमें पता है एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम 2E की डेफिनेशन में जा चुके हैं। मतलब आपका प्रपोजल भी हो चुका है, प्रपोजल के बाद आपका एक्सेप्टेंस भी हो चुका है, और इस एक्सेप्टेंस में कंसीडरेशन भी आ चुकी है। जब ये तीनों की तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी, जब ये तीनों की तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। क्योंकि हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, ऑफर, ऑफर मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, वो बन गया प्रॉमिस। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आप देखेंगे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, देखिए डेफिनेशन में अगर हम निकालते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको साथ साथ डेफिनेशन भी दिखाता चलता हूँ, आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमारे सामने डेफिनेशन में क्या आता है, देखिए ये हमारी रही डेफिनेशन। तो हमने टू ई के अंदर एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस के बाद, प्रॉमिस का मतलब क्या है, देखिए अपने से कुछ नहीं सोचना है, एक्ट ने सब चीजें लिखी हुई है। प्रॉमिस कब बनता है, ऊपर देखिए प्रॉमिस कब बनेगा, व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal said to be accepted, and when a proposal accepted it becomes a promise। मतलब proposal plus acceptance जो है वो हमेशा राइज करता है प्रॉमिस के रिगार्डिंग। मतलब प्रॉमिस बन चुका है, ऑफर जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हो चुका है और अब वो प्रॉमिस बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2E के अंदर शब्द यूज किया गया, मतलब हम 2B की कार्रवाई कर चुके हैं, 2B की चीज पूरी हो चुकी है। और या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, या तो एक प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन का पार्ट प्ले कर रहा है। तुम मुझे गाड़ी दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। सामने वाली पार्टी के लिए, बी के लिए गाड़ी कंसिडरेशन है और ए के लिए 1 लाख रुपए कंसिडरेशन है। फॉर ईच अदर, क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच अदर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो जब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाते हैं। अब यहाँ पर कहीं पे भी अब तक हमने लीगल वर्ड नहीं यूज किया है, हमने केवल क्या वर्ड यूज किया है कि जी प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस मतलब प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया, और उसके साथ जैसे हमने कंसिडरेशन ऐड कर दी वो बन जाता है आपका एग्रीमेंट। ये हमने यहाँ तक क्लियर है? आयुषी बताओ। यस सर। क्लियर है? अब हम आते हैं 2H के पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है डेफिनेशन में 2H में, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब यहां पर क्या कर दिया इसने, दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले तो इसने बोल दिया एग्रीमेंट, दिया एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने फिर क्या बताया कि ये है आपके एग्रीमेंट, ये है आपके एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। जब इसके अंदर जो चीज आ रही है तो वो बन जाएगी आपकी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो एग्रीमेंट में से ही तो बना है। अगर कोई भी आज एग्रीमेंट बना है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में से ही तो बना है। लेकिन सारे के सारे
एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है। इसलिए हमने, आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, इसमें स्लाइड में एग्रीमेंट को एक तरफ रखा और हमने कंसिडरेशन लीगैलिटी को एक तरफ रखा, और जहां पे एग्रीमेंट और लीगैलिटी हमने मिला दी, जहां पर हमने एग्रीमेंट और लीगैलिटी मिला दी, वहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया। ये जो चीज आएगी ये आपकी आएगी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि यहां पर एग्रीमेंट भी आ रहा है और यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन भी आ रहा है। लेकिन not enforceable by law, it is not a contract. So all contracts are, सारे के सारे, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी, यहाँ पर एग्रीमेंट भी है और यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो एग्रीमेंट तो हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब क्लियर हो गया आयुषी? यस सर, क्लियर है। कोई डाउट नहीं है? चलिए मैम, आपको क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स क्लियर, वेरी मच क्लियर। शिवम, शुभांकर, आयुषी, तो यस सर, क्लियर है। यस सर। रेणुका नहीं क्लास में? सर क्लियर है। ये रेणुका, अच्छा तुम्हारी आवाज सुनी नहीं थी। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने और क्या चीज पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, जो मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाई थी उसको मैंने रिटर्न में भी आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। देखिए, अब अगर हम शुरू से बात करें तो हमने ऑफ प्रपोजल भी समझ लिया, हमने एक्सेप्टेंस को भी समझ लिया। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, हमने ये भी पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि प्रॉमिसर कौन होता है। प्रॉमिसर जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है प्रॉमिसी। तो हमने 2A पढ़ लिया, 2B पढ़ लिया, 2C पढ़ लिया। हमने कंसिडरेशन में पढ़ लिया। कंसिडरेशन में हमने इस स्टेज के ऊपर ये पढ़ा है कि मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को या मैं आपके एग्रीमेंट को या मैं आपके ऑफर को क्यों कंसिडर करूं, ये क्यों जो है ये ही कंसिडरेशन बनता है। जब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मैं आपके साथ किसी भी आपके मैं प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करूंगा, तो ये कहलाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हमने तीनों चीजें पढ़ी थी, पास्ट कंसिडरेशन भी पढ़ा था, हमने प्रेजेंट कंसिडरेशन भी पढ़ा था, हमने फ्यूचर कंसिडरेशन भी पढ़ा था। पास्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी दिन मैंने आपकी मदद कर दी, लेकिन उस वक्त मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन भविष्य में जाके आपको ऐसा लगा कि नहीं, सर ने हमारी उस दिन हेल्प करी थी, हमें सर को पे बैक करना चाहिए। तो ये एक तरीके का मैंने जो आपके लिए किया था वो पास्ट में मेरी कंसिडरेशन थी, लेकिन आप जो मेरे लिए अब करोगे मेरे लिए वो प्रेजेंट कंसिडरेशन होगी। तो ये हमने पास्ट कंसिडरेशन भी पढ़ ली थी। प्रेजेंट कंसिडरेशन हमें पता है कि हम ऑन द स्पॉट जब किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन करते हैं। फ्यूचर कंसिडरेशन का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस जो होती है कि आप उसमें प्रीमियम तो आज भरते हो, लेकिन जो बेनिफिट आपको मिलता है वो फ्यूचर के अंदर मिलता है। तो ये जो बेनिफिट फ्यूचर वाला मिलता है ये कहलाता है फ्यूचर कंसिडरेशन। आपको उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप भर रहे हो उसका बेनिफिट तो आपको फ्यूचर में मिलेगा ना, लेकिन प्रीमियम तो आप आज से भर रहे हो, तो ये कहलाता है फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने एग्रीमेंट को पढ़ लिया, फिर हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने कहाँ पढ़ा था, बताएंगे फटाफट कोई? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखिएगा, 2J के अंदर हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं और वो भी वॉइड, मतलब सेक्शन 10 के जो एसेंशियल्स थे वो फुलफिल हो चुके हैं अब हम, लेकिन भविष्य में जाके उसका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि ट्रांजैक्शन तो हो गई कि कार आपकी सेल होगी और परचेज होगी, लेकिन जिस दिन वो कार की सेल होना था, ट्रांजैक्शन होना था, उस दिन रात को ही वो कार डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई भी भूकंप आ जाता है, कोई भी रीजन होता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है। बिकॉज कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंपेल नहीं कर सकती परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि मैंने ध्यान रखो, मैंने कहा था कि वॉइडेबल एग्रीमेंट कुछ भी नहीं होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। वॉइड एग्रीमेंट होता है लेकिन वॉइडेबल
कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी भी एग्रीमेंट नहीं होता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था कि जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी दूसरे पार्टी पर डिपेंड करती है, वो कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है, और वॉइड एग्रीमेंट आपको पता है। एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं, वो वॉइड होगा। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया है कि एसेंशियली तो इसमें सारे के सारे, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपने शब्द पढ़ लिया, आप समझ जाइए कि सेक्शन 10 के जो एसेंशियल्स हैं वो सारे के सारे फुलफिल हो चुके हैं। अब सेक्शन 10 के एसेंशियल्स क्या हैं वो अपने आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि सेक्शन 10 के एसेंशियल्स जब होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल बन जाएगा, और जहां एग्रीमेंट और लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ गई वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और ये कहां पर है? 2J के अंदर। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम आज नया पढ़ेंगे, वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी हैपनिंग पे डिपेंड करता है, कि अगर वो होगा, बेस्ट एग्जांपल उसका आपके लिए इंश्योरेंस है, कि आज आप प्रीमियम आप भर रहे हो समय पे, हर टाइम पे, और उस प्रीमियम के अंदर कंडीशन क्या है कि जब ये घटना घटित होगी, उस दिन हम उस ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो जाएंगे। और तब आपको मैं एक बार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को दिखाई देता हूं, तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, आपको मैं क्या आपको इसलिए पहले थोड़ा सा आइडिया देके फिर मैं बेरेक्ट पे लाना चाहता हूँ, तो आपको आपके लिए बेरेक्ट पढ़ना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि ये है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपके सेक्शन 31 से 36 तक है। अब अगर हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? आ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पढ़ा सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए, सेक्शन 10 आ चुका है इसमें, मतलब इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इज अ कॉन्ट्रैक्ट, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, टू डू और नॉट टू डू, कुछ करना या कुछ काम ना करना, टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच। ये कोलेटरल मतलब क्या होता है? देखिए, कोलेटरल का जनरल मीनिंग होता है वो सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया जाता है। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पर अब कोलेटरल का मतलब सीधा सही मान लो कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है, जो उसके साथ अटैच्ड है, जो उससे रिलेटेड है, जो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक इवेंट के लिए किया जा रहा है, और जहां वो इवेंट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से अटैच्ड है, कि अगर वो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉन्ट्रैक्ट घटित होगा या कॉन्ट्रैक्ट घटित नहीं होगा। सिंपल है, ए ने बी को इंश्योरेंस का जो होता है, जैसे ए ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ बोला, एक एग्रीमेंट किया कि अगर मैं 30 साल की उम्र तक मर जाऊंगा तो मेरी जो भी प्रीमियम होगा उसका आप मुझे, फॉर एग्जांपल, आप मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? अब सिंपल ट्रांजैक्शन क्या पड़ा कि ए एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ कि अगर मैं मर जाऊंगा तो आप मेरे परिवार वालों को 2 करोड़ रुपए दोगे। ये ट्रांजैक्शन समझ लिया? मैं वापस रिपीट करता हूं, ए एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ कि अगर मैं 30 साल की उम्र तक मर जाऊंगा तो आपको मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, ये हमने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया। अब हम इस ट्रांजैक्शन को अपनी डेफिनेशन में फिट करते हैं। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही जो एक इवेंट के ऊपर हैपन होता है। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि जहां पर वहां पर कोई काम करना है, 2 करोड़ वाला काम करना है या कोई काम नहीं करना है, अगर कोई इवेंट जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पर इवेंट क्या है बताइए फटाफट? यहाँ पर इवेंट है डेथ। समझे आप? यहाँ पर इवेंट क्या है? डेथ। डज और डज नॉट हैपन। अगर डेथ हो जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंश्योरेंस को मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये अपोजिट ट्रांजैक्शन होता कि अगर मैं 30 साल की उम्र तक नहीं मरूंगा तो आपको मुझे 2 करोड़ देने पड़ेंगे, तब हम टू डू वाली बात को नहीं अप्लाई करेंगे, तब हम अप्लाई करेंगे, हाँ, हम टू डू वाली बात को अप्लाई करेंगे, और हम अप्लाई करेंगे व्हेन इवेंट डज नॉट हैपन, क्योंकि मैं 30 साल की उम्र तक नहीं मरा। और यही अगर उल्टा ट्रांजैक्शन होता, नॉट टू डू का होता कि आप मुझे उस वक्त 2 करोड़ रुपए नहीं दोगे, लेकिन आप मुझे मेरे 3 साल बाद, अगर मैं
मेरी 30 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, तो आप उस वक्त मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दोगे, लेकिन आप उसके 5 साल बाद मुझे, मेरे परिवार वाले को 2 करोड़ रुपया ना देके आप उनको फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपया दो। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कहलाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ में आया? बताइए मुझे। यस सर। कोई भी डाउट हो मैम? कोई डाउट? नहीं, इट्स फाइन, ठीक है। ठीक है। शिवम? यस शिवम? सर, क्लियर है। क्लियर है रेणुका? ठीक है, चलो। तो ये होता है हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम वापस अपने उसमें आ जाते हैं स्लाइड्स में। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अभी बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अभी आप सिंपल ये समझे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि जब कुछ भी हमें कार्य करना है या हमें कुछ भी कार्य नहीं करना है, जब कोई ऐसा इवेंट जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड है वो हैपन होता है या वो हैपन नहीं होता है। ठीक है, और ये हमारे कौन से सेक्शन में गिवन है? ये हमारे गिवन है सेक्शन 31 में। तो 31 से जो 36 है वो सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो एनफोर्सिबिलिटी है वो दूसरी पार्टी पे डिपेंड करती है। दूसरी पार्टी मतलब अगर ए ने बी से झूठ बोल के उसकी प्रॉपर्टी हैं, कागजात पे साइन, अपने सन को ये बोला, या जैसे मैंने आपको उस दिन अपना एग्जांपल दिया, चलो फादर सन का एग्जांपल लेते हैं, बेटर है। फादर ने सन को ये बोला कि तुम्हारी एक फैक्ट्री है जिसकी मार्केट में वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, तो मुझे उसको बेच दो। सन ने ये बोला कि ठीक है पापा, आप 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं बेच देता हूँ। फादर ने बोला कि अपने फादर से थोड़ा ना पैसे तुम लोगे, तुम मुझसे मात्र 10 लाख में तुम मुझे ये पूरी की पूरी फैक्ट्री बेच दो। अब देखा फ्री विल से नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अपने पिताजी के रिलेशन के दबाव में हो, तो आप कह रहे हो कि ठीक है चलो मैं पापा आपको बेच देता हूँ। अब हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट का कंसेप्ट हम सेक्शन 10 के अंदर पढ़ेंगे। उस कंसेप्ट में क्या होता है कि अगर आपकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देते हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है एक तरीके से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये चीज कहां पर गिवन है? फटाफट अपने को बेयर एक्ट को भी देख लेते हैं। ये बेयर एक्ट में ये चीज कहां पर गिवन है? देखिए, बेयर एक्ट के अंदर ये चीज गिवन है सेक्शन 19 के अंदर। फटाफट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सेक्शन 19 की बस एक लाइन में आपको पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इस सेक्शन 19 में आप पढ़िए एक बार। सेक्शन 19 बोलता है, व्हेन कंसेंट ऑफ टू एन एग्रीमेंट is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable. वो एग्रीमेंट होगा वो voidable कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। अब फ्री कंसेंट के अंदर फ्रॉड भी आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन भी आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आता है। हमारा जो केस था एक्चुअली वो केस है 19A का, लेकिन 19A में भी वही चीज लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपके पापा ने आपकी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के आपसे एक कागजात पे साइन करवाए हैं। तो क्या लिखा हुआ है? When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. तो यहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो voidable हो जाएगा। अब voidable कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके वो केवल और केवल सेक्शन 19 और 19A के अंदर डिफाइंड है। और जो फ्री कंसेंट से आपके कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, फ्री कंसेंट के बिना आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया और किसी भी एग्रीमेंट पे आपके साइन करवाए जाते हैं, तो वो बन जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो बन जाते। अभी हम पढ़ेंगे कोहर्शन क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, लेकिन अभी आप समझें कि जहां पर किसी भी एग्रीमेंट पे जब आपने साइन किए और वो साइन आपने फ्री विल से नहीं किए, जबकि किसी कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा साइन किए गए हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट होगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ना कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर फ्री कंसेंट से आप फ्री कंसेंट के बिना आपसे कोई भी एग्रीमेंट पे साइन कराए गए हैं,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसके अंदर चाहे फ्रॉड हो, चाहे कोर्शन हो, चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कुछ भी हो। आज आपके जैसे पापा ने आपसे जबरदस्ती कागजात पे साइन करा दिया, तो आप कहते हैं कि चलिए ठीक है, मेरे फादर हैं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वॉइडेबल में क्या होता है, मैंने क्या कहा था, वॉइडेबल मीन्स विच इज एबल टू बिकम वॉइड एंड विच इज एबल टू बिकम वैलिड। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड भी हो सकता है, वो वॉइड भी हो सकता है, लेकिन इसको वैलिड और वॉइड डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? वो पावर है इस व्यक्ति। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन पे वो रहेगा, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर एक्सरसाइज किया गया। ये क्लियर हो गई बात आपको? बताइए, कोई डाउट है? यस सर। कोई डाउट? सर क्या ये रिलेट नहीं करेगा 111 ऑफ एविडेंस एक्ट से? अनड्यू इन्फ्लुएंस बिल्कुल रिलेट करेगा ना। आपने ये आपका वो करेगा ना, सेक्शन 16। मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको पढ़ाया तो था। चलो अब आपने छेड़ ही लिया एविडेंस एक्ट, तो 1 मिनट में मैं आपको देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। तुम्हारा डाउट शुभांकर ये रहा, ठीक है? क्लियर? यस सर, यस। चलो, तुम्हारा मतलब तुमने प्रश्न पूछा और उत्तर सामने, ठीक है? क्योंकि वहां पे भी क्या, वहां पे भी शब्द क्या है 111 एविडेंस एक्ट में भी? एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस, यही शब्द था ना? यस सर, यस। तो ये एक्टिव कॉन्फिडेंस जो है यही आएगा। वो हम एविडेंस एक्ट जब आगे पढ़ेंगे तो वो मैं फिर यहाँ से, लेकिन आपको अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं, तो आपको उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला जो कंसेप्ट है। अब अगर वहां पे एविडेंस एक्ट में, अब अगर इस चीज की एविडेंस देनी है, तो यहाँ पे भी देखो आप, सब क्लॉज 3 के अंदर क्या बात कही है, फटाफट देख लो एक बार शुभांकर। When a person who is in the position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction on the face or the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving, 111 किसमें आता है? burden of proving में, that such contract was not induced by undue influence lie upon the person who is in the position to dominate the will of another। मतलब जो एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर होता है, वहां भी हमने यही चीज पढ़ी है और यहाँ पे भी हमने वही चीज पढ़ी। यस सर, यस सर। क्लियर हो गया? चलो, तो बाकी अपने कल कंटिन्यू करते हैं, या 1 मिनट आप चाहो तो मैं इसका चौथा पॉइंट भी आपको क्लियर कर दूं अभी, तो अपनी ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी। बस 1 मिनट लगेगा मुझे। यस सर। देखो, ये लास्ट स्लाइड जो है ये है, हाँ, इम्प्लाइड और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली ये इम्प्लाइड और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखो इम्प्लाइड हमने क्या पढ़ा है, जहां पर क्लियर कट मेंशन नहीं होता है, ना ही यहाँ पे क्लियर कट ऑफर होता है, ना ही यहाँ पे क्लियर कट एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन बाय कंडक्ट ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल या यूनिटरी? बताइए फटाफट। क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल। हाँ, ध्यान रखो विशाखा, जल्दबाजी मत करो। क्वाजी फेडरल है हमारा, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों फंक्शन है। जनरली हमने स्टेट को अपनी पावर दे दी लॉ बनाने की और सेंटर को अपनी पावर दे दी, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो जाता है कि सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज होके चली जाती है यूनियन के पास, तो यूनियन उस पूरी स्टेट को चलाती। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है, हाफ फेडरल है हाफ यूनिटरी है। यहाँ पर फेडरल के फीचर भी है और यूनिटरी के फीचर भी है। यूनिटरी के फीचर कैसे हैं कि हमने स्टेट लिस्ट बना के उनको सब्जेक्ट्स दे दिए कि आप अपने लॉज बनाते रहो, और यूनियन को हमने यूनियन लिस्ट बना के उनके सब्जेक्ट्स दे दिए कि आप लॉ बनाते रहो। लेकिन जब भी इमरजेंसी आती है या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पे पार्लियामेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, तो उस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचानक से फेडरल आपका यूनिटरी बन जाता है, फेडरल नहीं रहता है। तो चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात हो गई। अब हमारा क्या है यहाँ पे कंसेप्ट है, हमारा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे सेक्शन 68 से 72 तक इस कंसेप्ट को बता रखा है। इसका मतलब ये होता है कि जब जहां पे प्रॉपर ऑफर नहीं होता है या प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ध्यान रखना, जहां पर प्रॉपर ऑफर नहीं होता है और ना ही प्रॉपर एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है
उस ट्रांजेक्शन की नेचर ऐसी है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड हो जाते हो, वो कहलाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारे सेक्शन 68 से 72 के बीच में आता है। इसका मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, देखिए आज अगर रास्ते में आपको कोई चीज पड़ी मिल गई, रास्ते में आप जा रहे हो और आपको किसी का पर्स या मोबाइल पड़ा मिल गया, और वो मोबाइल आपने पर्सन को कॉल करके बता दिया कि जी आपके पास मेरा ये फोन है और आप ये फोन आके मेरे से कलेक्ट कर लो। अब सेक्शन 71 क्या बोलता है? सेक्शन 71 बोलता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर ये लाइबिलिटी है जब उसने सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया कि वो उसको फोन देगा। कायदे से यहां पर उसका फोन देने का उसने उस ओनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 71 एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही मानता है। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉपर ऑफर है ना प्रॉपर एक्सेप्टेंस है। इसका और एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में भी। जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, लैंडलॉर्ड का जैसे बहुत सारा कोई लैंड टैक्स था जो उसने पे नहीं किया था, तो गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने आई थी। तो उस व्यक्ति ने ये बोला, टेनेंट ने ये बोला कि अगर ये लैंडलॉर्ड पैसा नहीं देगा तो ये मकान चला जाएगा गवर्नमेंट के पास और मैं भी बेघर हो जाऊंगा। तो टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को ये बोला कि मैं आपको ये पैसा पे कर देता हूँ गवर्नमेंट वाला जो टैक्स है, और बाद में चल के आप मुझे दे देना। तो लैंडलॉर्ड ने बोला ठीक है मैं आपको दे दूंगा। अब क्या हुआ, भविष्य में जाके लैंडलॉर्ड ने वो पैसा टेनेंट को नहीं दिया, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने बात बोली कि भाई मैंने तुम्हें कहा था क्या पैसे दो, तुमने आगे चल के खुद पैसे दिए। अब जब तुमने खुद पैसे दिए तो तुम्हारा कायदे से ट्रांजेक्शन तो गवर्नमेंट के साथ हुआ है, मेरे साथ तो तुम्हारा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। तुमने मुझे कहा था, मैंने कह दिया ठीक है दे दूंगा मैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा ऑफर और एक्सेप्टेंस तो नहीं था, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो मुझे करना था और ट्रांजेक्शन तुमने किया है। तो सेक्शन 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ऐसे केस में जहां दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट था पेमेंट करने का, लेकिन एक पर्सन ने पेमेंट कर दिया, तो वो दूसरे पर्सन से उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए एंटाइटल है। यहां पर उस व्यक्ति ने लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को ऑफर नहीं दिया था और टेनेंट ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन टेनेंट ने उस लैंडलॉर्ड के घर को बचाने के लिए, क्योंकि उसका घर का बचाने में उसका भी इंटरेस्ट था, क्योंकि वो मकान से बेघर हो जाता, तो ऐसे केस में वो लैंडलॉर्ड उसको पैसा पे करेगा। ये कहलाया जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। यहां तक कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे बताइए। नो सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम कल कंटिन्यू, कल की हमारी छुट्टी रहेगी। आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जीरा पे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Okay, sir. ओके Shyam मैम, sir, कोई it has डाउट? been made mandatory that all of the students should at least send 2 questions related to what they have studied today or previously on Jira app. This is just to ensure that they are doing self-study as well. So I would rather request you to convey this to the students that they are, doing the same. हाँ, ये इसमें ये ठीक है, इसमें आपका रिवीजन, हम बाकी बैचेस में भी यही चीज कर रहे हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन होते हो, जैसे आज आयुषी और विशाखा ने अपने डाउट्स पूछे, इससे आपका क्या होगा, आपका और इंटरेस्ट डेवलप होगा सब्जेक्ट के ऊपर और आपका और पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली रेज होंगे। और डाउट्स रेज हो रहे हैं, ये कोई मतलब एक तरीके से आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पूछने, लेकिन इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली रेज होंगे और साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक रेडी होता जाएगा इन नियर फ्यूचर। आज जैसे अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, आज हम उसके बाद हम आईपीसी पढ़ते हैं, फिर हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो चांसेस ये रहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस भूल जाते हो, और फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने बैठते हो तो आपको ये चीज नहीं ध्यान रहती है कि यार उस वक्त मैंने इनिशियली सर से क्या क्वेश्चन पूछा था, सर ने उसका क्या आंसर दिया था। तो अगर आप अभी वो क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बैंक रेडी होता जाएगा, फिर आप बाद में उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस पूछें, उससे आपको भी और कंसेप्ट क्लियर होगा और चीजें समझ में आएंगी। क्लास में जो चीजें आ रही है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, वो तो आप ऑन द स्पॉट मुझसे पूछ लो, लेकिन क्लास के बाद जब आप घर पर पढ़ेंगे तो कई बार क्वेश्चंस आपके रेज होंगे, तो और वो क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं तो क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बैंक रेडी होता जाएगा। तो आप क्वेश्चंस पूछें,
क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछने से आपको पता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे मुझे अच्छा लगेगा और वो क्वेश्चन आपको ही इन फ्यूचर हेल्प करेंगे काफी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछिए जीरा के ऊपर, जो भी आपके रेज हो रहे हैं एटलीस्ट 2 तो आप पूछे ही पूछे। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।